हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 का नया अध्याय जिसका नाम है व्रत। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे व्रत और उससे संबंध परिभाषाओं के बारे में। व्रत और उससे रिलेटेड जो भी हमारे पद और टर्म हैं उनको हम परिभाषित करना सीखेंगे कि वो होते क्या है। फिर हम बात करेंगे जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण के बारे में। फिर केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब है उसके बारे में, और इन पर आधारित प्रमेय भी हम हल करेंगे। फिर 3 बिंदुओं से जाने वाला व्रत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरी, एक केंद्र के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज, और फिर इन पर आधारित हम सवालों को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत और उससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो व्रत की आकृति होती है वो कैसी होती है। आप अपने आमने सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे जिसकी आकृति व्रत है, जैसे 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, पहिया, या फिर जो घड़ी होती है उसका डायल। ये सब आकृति में कैसी होती है? गोल होती है। लेकिन गोला और व्रत में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जैसे मेरे सामने ये एक क्या है, चूड़ी है, तो इसकी आकृति कैसी होती है? इसे हम कहते हैं व्रत, ये व्रत की होती है। और दूसरी ये बोल है, इसे हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। ये चारों तरफ से गोल होती है। तो इस चैप्टर में हम व्रत के बारे में पढ़ेंगे, इस तरह की आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस तरह की आकृति में जो मेन बिंदु होते हैं, जो पद होते हैं, हम उसको समझ लेते हैं। तो अगर आप प्रकार लेंगे और प्रकार को किसी एक बिंदु पर रखकर उसे चारों तरफ घुमाएंगे तो हमें एक आकृति मिलेगी जिसे हम क्या कहेंगे? व्रत कहेंगे। जैसे मैंने प्रकार लिया और प्रकार को यहाँ बिल्कुल मध्य बिंदु पर रखकर इसको चारों तरफ घुमा दिया, तो चारों तरफ घुमाने पर हमें एक आकृति मिली जिसे हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। अब ये जो बिल्कुल बिंदु है, जो बिल्कुल बीच में बिंदु है, इसे हम इस व्रत का क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं ये ओ बिंदु है जिसके परितः हमने क्या घुमाया था? प्रकार को घुमाकर व्रत बनाया था। तो ये क्या होगा? व्रत का केंद्र होगा। तो व्रत का केंद्र वो मध्य बिंदु होता है जिसके परितः चारों तरफ घुमाने पर हमें व्रत मिलता है। अब इस केंद्र से ये जो व्रत है, किसी भी बिंदु पर ये जो व्रत है ये असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो आप केंद्र से किसी भी बिंदु पर ये लाइन खींचोगे, किधर की तरफ को भी, ये सारी आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। ये आपस में सारी बराबर होती है और इन्हें हम व्रत की त्रिज्या कहते हैं। तो व्रत के केंद्र से उसकी परिधि पर खींची हुई जो लंबाई है उसे हम व्रत की त्रिज्या कहते हैं। और ये क्या होगी? व्रत की परिधि होगी। व्रत की परिधि होगी। तो मान लेते हैं ओ से हमने यहाँ पर एक बिंदु ए तक ये खींचा, तो ये ओ ए जो है ये क्या हो जाएगी? हमारी व्रत की त्रिज्या हो जाएगी। व्रत की त्रिज्या, जिसे हम छोटे आर से दिखाते हैं। रेडियस तो उसे हम छोटे आर से दिखा देते हैं, ये व्रत की त्रिज्या होगी। इसके अलावा जैसे हमने केंद्र से यहाँ पे ये लंबाई खींची, और अगर इसे हम इतना ही खींचेंगे इधर की तरफ को बिंदु बी तक, तो ये लंबाई और ये लंबाई आपस में कैसी होगी? बराबर होगी, क्योंकि ये भी व्रत की त्रिज्या है और ये भी व्रत की त्रिज्या है। ठीक है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें व्रत का व्यास मिल जाता है, डायमीटर मिल जाता है। देखें, ओ बी बराबर होगी ओ ए, और ये क्या है? हमारी व्रत की त्रिज्या। जब इन्हें हम व्रत की त्रिज्या को दो को आपस में जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा व्रत का व्यास। तो व्रत का व्यास, जिसे हम डायमीटर कहते हैं, इसलिए इसे हम डी से दिखाते हैं, ये होगा 2 गुना त्रिज्या के। तो आप लिख सकते हैं d बराबर 2r। तो ये व्रत की त्रिज्या और व्यास में क्या होगा? संबंध होगा। इसके अलावा मैंने बताया इसके चारों तरफ का ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? व्रत की परिधि कहते हैं। व्रत की परिधि,
इसे हम कैसे निकालते हैं? इसे हम निकालते हैं 2 पाई r, यानी कि 2 पाई गुना त्रिज्या। और पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.141। ये अगर जो भी हमें मान दिया होगा उसे हम क्वेश्चन में रखकर सोल्व कर लेंगे। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। इसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो हमें वृत्त की परिधि निकालनी है या फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। उन दोनों में हमें क्या चाहिए? वृत्त की त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि पर खींची गई जो लंबाई होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। और त्रिज्या का जो दो गुना होता है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। इसके अलावा वृत्त में और भी कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी, जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ पे लिया C और दूसरा बिंदु यहाँ पे लिया D, इसको मैंने इससे मिला दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। ये क्या होगी? हमारी जीवा होगी। तो ये हम यहाँ पे ऐसे भी खींच सकते हैं, हम इसे इस तरह से भी खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं। यानी कि एक ही वृत्त पर हम बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं। और जीवाएं क्या है? वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु लो, उन्हें आपस में मिला दो, तो उसे हम वृत्त की जीवा कहेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी वृत्त की जीवा। तो यहाँ पे इस चित्र में CD क्या होगी? वृत्त की जीवा होगी। अब जो हमारा वृत्त का व्यास होता है, व्यास क्या होता है? केंद्र से खींची गई जो लंबाई होती है और जो परिधि को भी आपस में मिलाती है, तो वृत्त का व्यास हो गया। तो जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यहाँ हमारे पास एक ही इम्पोर्टेंट बिंदु है कि वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और एक वृत्त पर हम बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं, अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं। आप इधर से इधर को बिंदु को मिला दो, ऐसे इधर को मिला दो, आप इसमें बहुत सारी क्या खींच सकते हैं? जीवाएं खींच सकते हैं। तो अभी मैंने बताया वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है और वृत्त की जीवा क्या होती है। और वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। बच्चों, अगला एक पद होता है हमारा वृत्त से संबंधित, जिसे हम क्या कहते हैं? चाप। वृत्त का चाप। तो जो वृत्त होता है, वृत्त का चाप क्या होता है? जैसे हमने ये वृत्त बनाया, इसमें हम इसकी जो परिधि है इस पर हमने कहीं दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये है, एक ये है, इसे हम A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं। तो ये जो हमारी दूरी है, ये जो हमारी वृत्तीय दूरी है, इसे हम वृत्त का चाप कहते हैं। यहाँ मैं मान लेती हूँ कि X बिंदु है और इधर ये Y बिंदु है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ये A से B तक है, AXB, ये हमारी छोटी दूरी है और ये हमारी बड़ी दूरी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लघु चाप कहते हैं। तो इसमें भी चाप हमारे दो तरह के होंगे, लघु चाप, जैसे इस चित्र में कौन सा है? AXB, ये लघु चाप होगा। एक होता है इसमें दीर्घ चाप, दीर्घ मतलब बड़ा, तो AYB, ये जो चाप होगा इसे हम इसका क्या कहेंगे? दीर्घ चाप कहेंगे। इसके अलावा एक होता है हमारा वृत्तखंड। सेगमेंट क्या होता है? वृत्तखंड क्या होता है? तो वृत्त जो होता है उसकी परिधि पर कोई भी दो बिंदु लेंगे और उन्हें हम मिला देंगे। तो मिलाने वाली रेखा तो क्या होती है? जीवा होती है, हमने अभी बात की। लेकिन ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। इसे भी और इसे भी, इसे भी और इसे भी हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। अब इसमें ये कैसा होगा? लघु वृत्तखंड होगा और ये कैसा होगा? दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो वृत्तखंड में भी दो होते हैं, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड कौन सा होगा? ये वाला होगा। यहाँ पे हम कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ पे y और ये z। तो ये पूरा जो पार्ट है ये होगा लघु वृत्तखंड। तो AXBZ। और दूसरा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड कौन सा पार्ट होगा? ये सारा पार्ट होगा हमारा, यानी कि AYB
जेड। इसके अलावा एक चीज होती है हमारे इसमें त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है? त्रिज्य खंड। तो जैसे हमारे पास ये क्या है, एक वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है, ये हमारा चाप है। तो वृत्त के केंद्र से हमने ये त्रिज्या खींच ली और ये हमारा चाप हो गया। तो इसे हमने ए बी, ये वृत्त का केंद्र ओ है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है हमारा, ये यहाँ पे हम इसे x मान लेते हैं और इसे y, और एक हमारा ये वाला पार्ट है, ये इधर वाला, ये भी क्या होगा? त्रिज्य खंड होगा। इसमें ये लघु त्रिज्य खंड होगा और ये वाला हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। इसमें क्या होता है? इसमें कोण होता है। ये क्या है हमारा? ये कोण है इसका। और इसी तरह से ये भार वाला भी क्या होगा? एक कोण होगा। तो त्रिज्य खंड क्या होता है? जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त की परिधि पर हमने जैसे कोई दो बिंदु लिए, तो हमने क्या खींचा? ये हमारा लघु चाप हो गया, ये हमारा दीर्घ चाप हो गया। तो केंद्र से हमने त्रिज्याएं खींच ली और ये जो हमें एक ये खंड मिला है, ये पूरे वृत्त का जो एक खंड मिला है, इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड। ये एक अलग त्रिज्य खंड हुआ, ये एक अलग त्रिज्य खंड हुआ। इसे हम क्या कहेंगे? लघु त्रिज्य खंड। और इस वाले को हम क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड में भी क्या होगा हमारा? लघु त्रिज्य खंड होगा। ये कौन सा पार्ट होगा हमारा? ये वाला होगा, यानी कि ए एक्स बी ओ। और इसी तरह से दीर्घ त्रिज्य खंड होगा हमारा ए वाई बी ओ, ये वाला पार्ट। तो ये कुछ हमारे क्या थी? हमारे टर्म्स थे इससे जो वृत्त से संबंधित है। जैसे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से वृत्त का चाप क्या होता है, ये सिर्फ ये वाली जो दूरी होगी वो चाप, इसमें भी लघु चाप दीर्घ चाप। वृत्त खंड क्या होता है, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। त्रिज्य खंड में भी लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। तो ये हमारे क्या थे, इससे संबंधित पद थे। तो ये है हमारा वृत्त। लेकिन इसी में अगर हम अर्धवृत्त की बात करें, अगर हम इसी तरह की कोई आकृति ले लें जो सिर्फ क्या है हमारे पास आधा वृत्त है, पूरा वृत्त ना होके, तो उसमें केंद्र तो यही होगा हमारा। हमने इस पूरे वृत्त का आधा वृत्त काट दिया है। तो इसमें जैसे हमारे पास जो वृत्त होगा, जो वृत्त के फॉर्मूले, उसका हम क्या कर देंगे, इसमें आधा कर देंगे। जैसे हमें इसका क्या निकालना है, परिधि निकालनी है। तो इसकी जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। लेकिन इसकी क्या होगी, हमारी परिधि क्या होती है, जो बाहर की दूरी होती है वो ये। तो एक तो इसको हम आधा कर देंगे, तो वो हमारी ये निकल के आई है। लेकिन हमें इसमें इसे भी और इसे भी ऐड करना है। ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या, यानी कि ये व्यास है। तो प्लस हम क्या करेंगे इसमें 2r, तो पाई आर प्लस 2r जो होगी अर्धवृत्त की परिधि होगी। इसी तरह से हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो क्षेत्रफल है उसे हम 2 से भाग दे देंगे। पाई आर स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, हम उसे आधा कर लेंगे। बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है, कैसे हम उसको बनाते हैं। अभी हमने बात की थी कि जीवा क्या होती है। जैसे एक वृत्त है, इस वृत्त पे हमने कोई 2 बिंदु लिए और उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया, तो वो जो हमारे पास एक लाइन मिली है बिंदुओं को मिलाने पर, उसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। अब इस वृत्त की जीवा से हमें क्या करना है, किसी एक बिंदु पर कोण अंतरित करना है। तो हम कैसे कैसे उस पर कोण बना सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया, ये ए है, दूसरा एक बिंदु है यहाँ पे ये बी है, तो मैंने इसे इससे मिला दिया, ये मुझे क्या मिली, ए बी एक जीवा मिली, ए बी एक जीवा। अब इससे हम किसी भी एक बिंदु से कैसे कोण बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसको कोण बना सकते हैं जो इस वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा वहाँ से। जैसे इस वृत्त का एक केंद्र होगा, ये हम केंद्र मान लेते हैं ओ, तो केंद्र को हम कैसे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे बिंदु से और इसे बनाएंगे, तो ये हमें क्या मिला, एक कोण मिल गया है। तो जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा हम परिधि के साथ भी कोण बना सकते हैं।
जैसे हमने यहाँ पे कोण बनाया, तो ये भी जीवा द्वारा किसी एक बिंदु पर बना अंतरित कोण है। इसके अलावा हम इधर भी कहीं कोण बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है, जो हमारे जीवा है, जीवा के जो ये बिंदु है, यहाँ से भी हमें यहाँ से खींचते हुए हमें किसी बिंदु पर कोण अंतरित करना है। तो जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण को हम इस तरह से बना सकते हैं, केंद्र से बना सकते हैं, कहीं पे भी हम वृत्त की परिधि से मिलाते हुए इनको बना सकते हैं, इधर की तरफ से बना सकते हैं, आप इस तरह से भी कहीं पे भी कोण बना सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक जीवा से जो वो वृत्त होता है उस पर हम एक बिंदु लेकर कोण को अंतरित कर सकते हैं। अब इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि चाप क्या होता है। चाप, जैसे इसमें हम क्या बात करेंगे, अगर मैं इसे मान लेती हूँ ये x बिंदु है, तो AXB ये जो हमारी दूरी है इसे हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये कैसा होगा, ये भी हमारा चाप है, ये लघु चाप होगा, ये दीर्घ चाप होगा। इसके अलावा ये जो हमारा ये जो हमारे ये है, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। जैसे ये हमारा एक वृत्त होगा, वृत्त के दो बिंदु होंगे, केंद्र से हमने ये इस तरह से इनको मिला दिया, यहाँ पे हमें क्या बनेगा, एक कोण बनेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड, और ये हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड। तो लघु त्रिज्य खंड, इसका जो मान होता है वो हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। लघु त्रिज्य खंड का जो कोण होता है उसका माप हमेशा क्या होता है, या फिर आप लघु चाप से बना हुआ जो कोण होगा उसका मान हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। इसके अलावा जो हमारा ये दीर्घ चाप से बना हुआ जो कोण है, या हमारा लघु दीर्घ त्रिज्य खंड है, ये जो कोण है ये हमेशा कैसा होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा, या इसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कोण कहेंगे, बड़ा कोण कहेंगे। जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कोण। जो 180 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। इसके अलावा इनमें एक और संबंध है, वो संबंध क्या है कि ये जो चाप है, लघु चाप और दीर्घ चाप, तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो लघु चाप है ये है लघु चाप AXB, और दीर्घ चाप है AYB। इनका जो अनुपात होगा वो इनके जो कोण होते हैं उनके अनुपात के बराबर होता है, θ1/θ2। तो इनमें आपस में ये भी संबंध होगा कि जो लघु चाप है और जो दीर्घ चाप है उनकी लंबाई का जो अनुपात है वो बराबर होगा। लघु त्रिज्य खंड का जो कोण है उसके बटे दीर्घ त्रिज्य खंड से बना हुआ जो कोण है उनके अनुपात के बराबर होगा। बच्चों, अब हम वृत्त की जो जीवा है उससे संबंधित एक प्रमेय को हल करते हैं। हमारे पास पहली प्रमेय दी हुई है कि वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अभी हमने सीखा कि जो वृत्त है, वृत्त पे अगर हम कोई जीवा खींचे तो जीवा से हम केंद्र पर कैसे कोण खींचते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक जीवा की जगह हमें दो जीवाएं लेनी है और ये सिद्ध करना है कि अगर हम बराबर लंबाई की दो जीवाएं लेते हैं तो वो दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। हमने ये क्या बनाया, वृत्त बनाया, और इसके अलावा मैं दो जीवाएं ले लेती हूँ। एक जीवा मैंने ये ली AB, और इतनी ही लंबाई की दूसरी जीवा मैं इधर खींच लेती हूँ CD। ये दोनों आपस में कैसी है, बराबर है। अब ये केंद्र से क्या बनाएंगी, कोण बनाएंगी, तो ये कोण, और इसके साथ ये वाली जीवा भी कोण बनाएगी, ये कोण। तो हमें सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। आप इस जीवाओं को किधर भी खींच सकते हैं, जैसे आपने ये इस लंबाई की यहाँ पे खींची, दूसरी आप इधर यहाँ पे उतनी लंबाई की खींच सकते हैं, तो ये हमारा इस तरह से कोण बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमें दिया हुआ है, इसमें दिया है या फिर हम लिखेंगे ज्ञात है, O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त, इसके अलावा दो जीवाएं, और वो जीवाएं कैसी है, आपस में बराबर है, AB बराबर CD, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों जीवाएं हैं, ये जो केंद्र पर ये कोण बना रही है, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण
COD बराबर होगा कोण AOB के। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। अब उपपत्ति, तो जो हमारे पास ये चित्र है इसमें हमें दो त्रिभुज मिल रहा है। कौन से त्रिभुज? COD और दूसरा AOB, ये दो त्रिभुज मिल रहे हैं। अब हम इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज COD तथा त्रिभुज AOB में। अब आप देखिए इसमें जो OC है वो बराबर होगा OA के। क्यों होगा? ये क्या है? वृत्त की परिधि है, ये केंद्र है। केंद्र से परिधि पर आप कहीं पे भी लंबाई खींचेंगे वो क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। और वृत्त की जो त्रिज्या होती है आप कहीं पे भी खींचोगे उसे, केंद्र से एक परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाओगे, वो हमेशा बराबर होती है। तो OA बराबर होगा OC के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। इसी तरह से हम OD को OB के बराबर लिख सकते हैं। OD बराबर OB, ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये भी दोनों, इसलिए ये आपस में बराबर है। और AB बराबर है CD के, ये हमें दिया हुआ है ना? दिया है कि जो वृत्त है, वृत्त की जो दो जीवाएं हम लेंगे इसमें वो आपस में बराबर होगी। तो AB बराबर CD, ये दिया हुआ है। तो अब ये क्या हो गया? ये सारी भुजाएं आपस में, इनका जो सारी भुजाएं आपस में बराबर हो गई है, यानी कि ये त्रिभुज बिल्कुल इस त्रिभुज के जैसा है। यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में कैसे है? सर्वांगसम है। और हमने त्रिभुज की सर्वांगसमता में पढ़ा था उसकी कुछ कसौटियों के बारे में, जिसमें से ये कौन सी है? भुजा भुजा भुजा। अगर दो त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी तो उन दोनों त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। और अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी भुजाएं आपस में बराबर है, तो उनके कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज COD सर्वांगसम होगा। ये सर्वांगसमता का चिन्ह। और त्रिभुज AOB, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे? सर्वांगसम है। इसीलिए हम क्या करेंगे? इसीलिए जो आपस में कोण है, ये इस कोण के बराबर होगा, ये इस कोण के बराबर होगा और ये इस कोण के बराबर होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि COD कोण बराबर होगा AOB कोण के। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो हमने कोण बराबर सिद्ध किया, इसके लिए हमने क्या करा? हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। और उसमें हमने कौन सी कसौटी लगाई? भुजा भुजा भुजा। हमने दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध कर दी। तो भुजा 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। इसीलिए इनके जो कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। सर्वांगसमता का मतलब दो त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे, जो माप में और दिखने में भी एक जैसे लगते हैं। बच्चों, हमारे पास दूसरी प्रमेय है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो वृत्त की जीवाएं बराबर होती है। इससे पहले जो हमने प्रमेय की है ये उसकी क्या है? उल्टी है। उसमें हमें दिया था कि जीवाएं बराबर है, हमें कोण बराबर सिद्ध करने थे। इसमें कोण हमें बराबर दिए हुए हैं, जीवाएं हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो हमने क्या किया? हमने उसी तरह का एक डायग्राम बनाया, एक वृत्त लिया जिसपे हमने दो जीवाएं दी है, बनाई है AB और CD। अब हमें ये नहीं पता है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो कोण है, कोण COD, वो बराबर होगा कोण AOB के। ये कोण इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें जो हमें दिया हुआ है, दिया है O केंद्र वाला वृत्त, दो जीवाएं हमें दी हुई है AB व CD, लेकिन हमें नहीं पता ये आपस में बराबर है। इसके अलावा हमें दिया हुआ है कि जो कोण COD है वो बराबर है कोण AOB के। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों जीवाएं हैं ये आपस में कैसी हैं? बराबर है। AB बराबर CD, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति में हम क्या करेंगे? हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम ही सिद्ध करेंगे। अब देखते हैं कौन सी कसौटी से। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में
तो इन दोनों त्रिभुज में ये कोण तो ये ओ सी और ओ ए बराबर होगा, ओ सी बराबर ओ ए होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या। इसके अलावा हमें ये दिया हुआ है कि कोण सी ओ डी बराबर है कोण ए ओ बी के, ये हमें दिया है। इसके अलावा जो हमारा ओ डी है वो ओ बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? ये भी वृत्त की त्रिज्या है। अब हमारी दो तो भुजाएं आपस में बराबर हो गई है, एक कोण आपस में बराबर हो गया है। तो भुजा कोण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। किससे? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो संगत भुजाएं होती है और संगत कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ए बी और सी डी ये भी तो त्रिभुज की एक एक भुजाएं हैं, तो ये भुजा इसके बराबर है, ओ डी जो है ओ बी के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर होगी? सी डी के बराबर होगी। इसीलिए ए बी बराबर है सी डी के। और ये दोनों क्या है? ये दोनों तो जीवाएं हैं, इसलिए जीवाएं कैसी होगी? आपस में वो बराबर सिद्ध होगी। तो इसके लिए भी हमें क्या करना था? इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना था। लेकिन इसमें हमारी कौन सी कसौटी लगी? इसमें हमारी भुजा कोण भुजा वाली कसौटी लगी। बच्चों जो अभी हमने दो प्रमेय की, जिसमें हमने क्या किया, जो हमारा वृत्त है, वृत्त पर हमने दो जीवाएं खींची और जीवाओं से जो केंद्र पर जो कोण बनता है उसके बारे में पढ़ा कि वो कोण आपस में बराबर होते हैं और वो जीवाएं भी आपस में बराबर होती है। तो इसमें हमें क्वेश्चन भी ऐसे ही सीधे पूछे जाते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा, चित्र दे दिया, जैसे कि हमारे पास चित्र दिया हुआ है, इसमें ये दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ये कोण पर अंतरित कोण है हमारा 75। कौन सा कोण है ये? कोण ए ओ बी हमें दिया हुआ है 75 डिग्री। और हमसे पूछ लिया जाए कोण सी ओ डी कितना होगा। तो अगर हमें पता है उन दोनों प्रमेय के बारे में जो भी हमने सिद्ध किए, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर दो जीवाएं हैं, जीवाओं से केंद्र पर बना कोण अगर बराबर जीवाएं हैं, तो बराबर जीवाओं से केंद्र पर बने अंतरित कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसमें 75 डिग्री होगा। इसी तरह से वो हमें मतलब वो हमें सारी थ्योरी लिख के देगा कि या जीवाएं आपस में बराबर है या फिर कोण आपस में बराबर है, जीवाओं की लंबाई पूछ सकता है। तो इन प्रमेय की मदद से हम इन क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं। बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा वृत्त होता है और जो जीवा होती है, तो केंद्र से जीवा पर जो हम लंब डालते हैं उसके बारे में और उससे संबंधित हम प्रमेय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उससे रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।